ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर की जो हमारी चल रही थी सीरीज, उसका जो है हम लोग क्लास 6 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनका पीडीएफ आप इस वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनका टेस्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हो। कहाँ पे? इस वेबसाइट पे www.globalit.org। थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लेंगे हम और आपको ये बता देंगे कि वेबसाइट यूज कैसे करनी है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में सिंपली ग्लोबल आईटी को सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस टाइप से आपके सामने वेबसाइट आएगी। सबसे पहले नंबर पे globalit.org, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा और कुछ इस टाइप का आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं तो जो यहाँ पे ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट, ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जैसे 3 डॉट लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन वहां पर आ जाएंगे। आपको फिर उसके बाद जो आईटीआई कोर्स है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा आप देखिए नई अपडेट में जाकर के या कंपटीशन कोर्स है, सरकारी नौकरी का टैब है, और भी चीजें आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पर क्या क्या है। बाकी आपको आईटीआई के लिए आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ढेर सारी ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब ओपन होगा। इस टाइप से आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे को जाएंगे तो यहाँ देखेंगे फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आपको फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे को स्लाइड करना है और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह के नाम से स्टेप से अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, नीचे आपको और भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। नीचे स्लाइड करके पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं कि कैसे आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो पहला पार्ट का वीडियो बनाया था उसमें पूरा टेस्ट बकायदे दे करके बताया भी था कि टेस्ट कैसे देना है, फिर उसका रिजल्ट कैसे देखना है। तो पहली वाला पार्ट जो है आप देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा हुआ तो आप सिंपली यूट्यूब में चले जाइए, वहां पे सर्च कर लीजिए ग्लोबल आईटी, प्लेलिस्ट में आपको फिटर सेकंड ईयर के नाम से मिलेगा। इसके पहले का पार्ट आसानी से वहां से देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है GVET की का उपयोग करने का क्या फायदा है। कि जो GVET की हम लोग यूज करते हैं, हालांकि की के बारे में हम लोग इसके पीछे के भी वीडियोज में पढ़ चुके हैं, इसके पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोज देखते आ रहे होंगे तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पहले मैंने कराया हुआ है कि GVET की का उपयोग करने का क्या फायदा है। मैंने बताया भी था GVET की के बारे में कि जो GVET की होती है, ये GVET की का फिगर नहीं है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने क्यों ले रखा है। आपके क्वेश्चन में फिगर नहीं होगा, आपके क्वेश्चन सिर्फ इतना आया हुआ फिगर में किसी और पर्पज से ले रखा हूँ, वो भी आपको मैं बताऊंगा। कह रहा GVET की का उपयोग करने का क्या फायदा। तो GVET की कुछ आपकी इस टाइप से होती है। आपकी जो की होती है और उसपे जो है इधर को जो है आपका क्या होता है, जिप बना होता है। ठीक है, ऐसे इसका एक किनारे पे क्या होता है, आपका जिप बना होता है, इसलिए GVET की बोलते हैं। तो इसी को GVET बोलते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि कहीं पर भी जहां पे बार बार हमें पुली या गियर को लगाना और निकालना हो तो वहां पर यह की क्या होता है, इसका जो हेड बना होता है इसमें फंसा करके लगाना और निकालना काफी आसान होता है। इसकी को GVET की को निकालना और लगाना काफी आसान होता है। तो जहां पर बार बार हमें पुली या गियर को चेंज करना होता है, ऐसी जगहों पर GVET की यूज किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, कहीं कहीं पर GVET लिखता है, कहीं कहीं पे GVET लिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी वाला मिल जाएगा, आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि आसानी से इसे लगाया और निकाला जा सकता है। जहां पर या फिर ऐसा बोला जाए कि जहां पर बार बार पुली या गियर को लगाने और निकालने की आवश्यकता हो, वहां पर इसका यूज करते हैं। या फिर की को आसानी से लगाया निकाला जा सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रही बात इसकी कि यह क्या चीज है, तो यह जो है आपका ये अलग टाइप का की है। इसको हम लोग नाम से जानते हैं टेंजेंशियल की के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? यह जो की आपको दिख रही है यहाँ पे पेयर में दिख रहा होगा, पेयर आपकी, इसको लोग पेयर में ही यूज करते हैं। जो शाफ्ट होती है इस पे दोनों साइड, एक इस साइड देख रहे होंगे और एक साइड, तो इन्हें कितने डिग्री पे यूज किया जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपका। तो यह जो होता है दोनों की एक दूसरे से 120 डिग्री पर यूज की जाती है। कितने पर आपको ध्यान रखना है, 120 डिग्री पर। यह कौन सी की होती है इस टाइप की जो आपका पेयर में यूज की जाती है? तो टेंजेंशियल की होती है, स्पर्शी की, टेंजेंशियल की। आई बात समझ में। और सबसे जरूरी बात कि टेंजेंशियल की का यूज क्यों होता है, तो पावर को जो हमारा होता है, जो हमारा टार्क होता है उसको बाई डायरेक्शन में, मतलब बाई डायरेक्शन के मतलब दोनों दिशाओं में पावर को अगर ट्रांसमिट करना, टार्क को ट्रांसमिट करना हो, कहाँ? बाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर करना हो तब इसका यूज किया जाता है। स्पेशली टेंजेंशियल की का किस लिए यूज किया जाता है? जो हमारा पावर ट्रांसमिट करना है वो बाई डायरेक्शन के लिए, मतलब दोनों दिशाओं के लिए।
और जो जनरली हम की अभी तक पढ़ रहे थे वो यूनिडायरेक्शनल की थी, वह सिर्फ एक ही दिशा में पावर को ट्रांसमिट करती है, जबकि जो टेंजेंशियल की होती है ये दोनों दिशाओं में पावर को ट्रांसमिट कर सकती है, इसीलिए टार्क को पावर को ट्रांसमिट करती है, इसलिए टेंजेंशियल की का स्पेशली यूज किया जाता है दोनों दिशाओं में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, बाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था ना यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रदान करता है, तो ये तो सबके लिए होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि टेंजेंशियल की बाई डायरेक्शनल के लिए होती है, पेयर में यूज की जाती है, 120 डिग्री पर यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए, देखिए क्वेश्चन आपका सिर्फ यही दिया हुआ है, जो फिगर मैंने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से कि जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी हो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कहीं पर नुकीला कोना है, ठीक है, शार्प कोने हैं, उसको इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हो, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर्स को, नुकीले कोने को, मतलब कॉर्नर्स की बात कर रहा है कि कॉर्नर्स पे आपको अगर शार्प कॉर्नर्स पे आपको फाइलिंग करनी है तो कौन सी फाइल यूज करेंगे? तो पिलर फाइल। तो पिलर फाइल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पिलर फाइल होती है हमारी, पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि वह हैंड फाइल के समान होती है। कैसी होती है? हैंड फाइल के समान होती है। इसमें भी एक एज बिना दांतों का होता है जिसे सेफ एज कहते हैं, लेकिन जो हमारी पिलर फाइल होती है इसका हैंड फाइल से चौड़ाई कम होता है, मोटाई ज्यादा होता है। इसका यूज कहां करते हैं? तो पिलर फाइल का यूज सकरे जगहों पे करते हैं, नैरो वर्क के लिए करते हैं। रिफलर फाइल, रिफलर फाइल क्या होती है? तो रिफलर फाइल का जो हम स्पेशली यूज करते हैं वह नक्काशी, इंग्रेविंग या नक्काशी बोला जाता है, नक्काशी कामों के लिए, डाई सिंकिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है? डाई सिंकिंग के लिए, नक्काशी जिसे इंग्रेविंग भी बोलते हैं, नक्काशी के लिए, या सिल्वर स्मिथी के लिए, इन सब कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नक्काशी का मतलब डिजाइन बनाना भाई, जैसे चांदी के, इसलिए सिल्वर स्मिथी भी लिखा कि जो चांदी के आभूषण उस पर जो डिजाइने वगैरह बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है, तो उसके लिए रिफलर फाइल यूज किया जाता है। उसके बाद आती है बैरेट फाइल। तो यही बैरेट फाइल ही है जिसका यूज किया जाता है शार्प कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो आपको यह फिगर दिख रहा है यह बैरेट फाइल का ही फिगर है। बैरेट फाइल कैसी होती है? तो त्रिभुज की आकृति की होती है। यहाँ पे देख रहे होंगे दो सरफेस दिख रही है, तीसरी सरफेस नीचे है, या एक सरफेस हो गई या दूसरी सरफेस हो गई, तीसरी नीचे है। यहाँ पे देखिए सामने देखने पे ऐसा दिखेगा त्रिभुज की जैसी। यह फाइल कैसी होगी? जैसे ट्रायंगुलर फाइल होती है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि ट्रायंगुलर फाइल जो होती थी हमारी, उसकी तीनों भुजाओं पर दांते बने होते थे, तीनों भुजाओं पर, और इसके तीनों कोण बराबर होते थे, 7-7 डिग्री के होते थे। कहने का मतलब है कि यह उन्हीं जॉब की फाइलिंग कर सकती थी जिनका जो है जो स्लॉट हो, खांचा हो 60 डिग्री से ज्यादा हो, क्योंकि इसका 60 डिग्री से कम हम लोग नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर 60 डिग्री से कम खांचे हो और उनको भी हमें क्या करना हो, फाइलिंग करना, तो वहां पर यूज किया जाता है क्या? बैरेट फाइल। बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। कौन से फाइल के नाम से? कैंट फाइल के नाम से। इसका एक और नाम है कैंट फाइल। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला एंगल होता है यह 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। बाकी जो दोनों छोटे में साइड वाले हैं ये दोनों 30-30 डिग्री के होते हैं, इसीलिए यह 60 डिग्री से कम स्लॉट को भी फाइलिंग कर सकती है। एक तो यह अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, इसमें क्या था, तीनों सरफेस पे दांते कटे हुए थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ चौड़ी वाली सतह, जो सबसे नीचे वाली चौड़ी सतह होती है, उस पे दांते होते हैं, बाकी दोनों फेस बिना दांतों के होते हैं। तो ये फर्क है हमारा ट्रायंगुलर में और बैरेट फाइल में, जिसे हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर वही ऑप्शन आपका सही भी है। फिर वार्डिंग फाइल है आपका। ठीक है, वार्डिंग फाइल हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि ताले की मरम्मत करना हो या की का हार्ड नाच करना हो तो वहां पर वार्डिंग फाइल यूज की जाती है। ठीक है, और सकरे कामों के लिए भी, क्योंकि वार्डिंग फाइल का फिगर कुछ ऐसे था ना, आगे वह नुकीला हो जाता है, तो वह वार्डिंग फाइल होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, और बाकी मैंने और भी फाइलें ले ली है जिससे कि आप उनको भी यहीं पे क्लियर कर सके। आपको ध्यान रहे कि बाकी फाइलें कैसे दिखती है। क्वेश्चन में आपके ये दिया हुआ था, ठीक है, और पूछ रखा था कि इस फाइल का नाम क्या है? टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न, ड्रेडनॉट। सबसे नीचे जो आपको लास्ट में दिख रही है इसको ड्रेडनॉट फाइल कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ड्रेडनॉट फाइल का यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग के लिए, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। पीतल का मतलब क्या? ब्रास। एल्युमिनियम, तांबा, पीतल वगैरह की फाइलिंग के लिए हम लोग ड्रेडनॉट फाइल का यूज करते हैं। या फिर आजकल इसका ज्यादातर यूज होता है प्लास्टिक की घिसाई के लिए। किसके लिए? प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी हम लोग ड्रेडनॉट फाइल का यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना, सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, या फिर प्लास्टिक वगैरह की घिसाई करना हो तब भी ड्रेडनॉट फाइल यूज की जाती है।
उसके बाद बारी आती है स्विच पैटर्न फाइल की। तो इसको तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, पहले आया भी था। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा स्विच पैटर्न फाइल कुछ इस आकृति की आपकी दिखती है, आगे यहाँ पे दिख रहा होगा राउंडिंग जैसा। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि फिगर देके पूछे तो भी आप बता सको कि ये कौन सी फाइल है। स्विच पैटर्न फाइल मैंने आपको बताया था, यह स्पेशली एक्यूरेट फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। एक्यूरेट फिनिशिंग के लिए यह आपका फिनिशिंग उपकरण माना जाता है। क्या माना? प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण माना जाता है। तो एक्यूरेट फिनिशिंग के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए हम लोग स्विच पैटर्न फाइल यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है क्रॉसिंग फाइल की। तो आपको जो ऊपर फिगर दिख रहा है ना, यह है हमारा क्या? क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल हमारा दो अलग अलग अर्धवृत्ताकार आकृति में, मतलब दोनों जो ये रेडियस होता है, दोनों का आकृति अलग होता है। दोनों की आकृति मतलब रेडियस, सॉरी, दोनों की रेडियस अलग होती है। ठीक है, सेम रेडियस हो जाता तब तो वृत्ताकार बन जाती फाइल ना, राउंड फाइल बन जाता, वृत्ताकार फाइल बन जाता अगर सेम रेडियस होता। लेकिन दोनों साइड का, इसके इधर वाले की आकृति का रेडियस अलग और इसका रेडियस अलग, इसीलिए यह इस टाइप का उत्तल टाइप का बन जाता है। और इसी को हम लोग क्रॉसिंग फाइल कहते हैं, या फिर इसको फिशबैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। फिशबैक फाइल या क्रॉसिंग फाइल, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इसका यूज कहां होगा? तो देख रहे हैं वक्र टाइप का, दोनों साइड अलग अलग वक्र बना हुआ है, तो इसीलिए इसका यूज वक्र सतहों को रेतने के लिए। किसके लिए? वक्र सतहों को रेतने के लिए। ठीक, उसके बाद बारी आती है टिंकर फाइल की। तो यही है हमारा जो यहाँ पे पूछ रखा था, ये कौन सी फाइल है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, टिंकर फाइल है। इसका यूज कहां होता है? तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक आपकी ये मेन फाइल यही है। ठीक है, इसके एक साइड दांते बने होते हैं और देख रहे दो होल भी बना हुआ है। एक साइड दांते बने होते हैं, दूसरा साइड बिना दांतों के होता है। जिधर बिना दांता नहीं होता उस साइड में हम लोग इस हैंडल को फिट करते हैं, इसीलिए होल बना हुआ। यह हैंडल इसके पीछे साइड लग जाएगा। फिर जैसे लकड़ी के रंदा किया जाता है ना, रंदा चलाते लकड़ी पे, वैसे ही इसको हम लोग पकड़ करके फिर आराम से फाइलिंग करते हैं। तो बड़े सरफेस की फाइलिंग करनी हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्शन में पार्ट्स वगैरह की टिंकरिंग करने के बाद फिनिशिंग के लिए टिंकर फाइल यूज किया जाता है। कहां पे? ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का टिंकरिंग करने के बाद उनकी फिनिशिंग करने के लिए टिंकर फाइल यूज की जाती है। या फिर आप देख रहे हैं रंदा के जैसा दिख रहा है भाई, ये हैंडल हो गया और ये फाइल हो गई। इस फाइल को, सॉरी, इस हैंडल को इस फाइल पे लगाते हैं, फिर बड़े सरफेसों की भी फिनिशिंग और फाइलिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टिंकर फाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। आप लोग कह रहा है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आकृति की पुष्टि, इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। विच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप, मतलब शेप उसका सही बना है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए कि जो हमारा जॉब है उसका शेप सही बना है कि नहीं, आकृति सही बना है कि नहीं। तो आकृति सही का मतलब उसका प्रोफाइल चेक करना। आकृति सही का मतलब क्या? उसका प्रोफाइल चेक करना। प्रोफाइल चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रोफाइल गेज कैसा होता है? देखिए प्रोफाइल गेज हमारे जॉब पे डिपेंड करेगा कि हमारे जॉब की आकृति कैसे बनानी है। जैसी आकृति जॉब की बनानी होती है वैसे ही हम लोग प्रोफाइल गेज बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा जॉब कोई इस आकृति का है, ठीक है, तो प्रोफाइल गेज हमारा इसी आकृति का ऐसे बन जाएगा। प्रोफाइल गेज ये हो गया। अब यह इस जॉब को चेक करेगा कि यह जॉब की जो आकृति है वैसे ही बना है कि नहीं। ठीक है, या फिर प्रोफाइल गेज हमारा अलग अलग आकृति के भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो यह डिपेंड कब कर, ऐसे होगा तो मतलब जॉब भी तो हमारा इसी आकृति का होगा। जॉब हमारा कुछ इस टाइप से होगा। अगर ऐसा जॉब होगा तो अब इसकी आकृति को चेक करने के लिए ऐसा ही प्रोफाइल गेज बना दिया जाएगा। तो यह प्रोफाइल गेज हो गया और ये जॉब हो गया आपका। तो इस टाइप के प्रोफाइल गेज होते हैं जो जॉब की आकृति को, शेप को चेक करते हैं कि शेप सही बना है या नहीं बना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोफाइल गेज। उसे नाम से पता चल रहा है ना, शेप को चेक करना। शेप चेक करना मतलब उसकी आकृति चेक करना, मतलब उसकी प्रोफाइल चेक करना, इसका मतलब प्रोफाइल गेज सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा क्या है, स्नैप गेज। तो देखिए स्नैप गेज क्या होता है? तो स्नैप गेज की मदद से हम किसी भी जॉब की मोटाई को, चौड़ाई को, लंबाई को, बाहरी व्यास को चेक कर सकते हैं। एक तरह से स्नैप गेज बाहरी माप को चेक करता है। आप कह सकते हो बाहरी माप को चेक करने के लिए, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, व्यास हो, उनको चेक कर सकता है। यहाँ पे फिगर आप देख रहे होंगे, या एक प्लेन स्नैप गेज दिखाया गया या फिर सॉलिड स्नैप गेज भी कह सकते हैं। तो इसमें एक साइड गो और एक साइड नो गो होता है। तो इसमें देखिए किसी जॉब की मोटाई भी चेक करते हैं या फिर इसमें किसी जॉब को डायमीटर को भी चेक कर सकते हैं। तो डायमीटर या मोटाई को चेक किया जा सकता है। एक साइड गो और एक साइड नो गो बना होता है, या प्लेन टाइप का हो गया हमारा स्नैप गेज। और जो अगला है या कैलिपर गेज, या फिर इसे आप कह सकते हैं स्नैप कैलिपर गेज।
ठीक है, स्नैप कैलिपर गेज है या कैलिपर गेज का, ये उसी का टाइप है, स्नैप गेज का ही टाइप है। वो प्लेन टाइप वाला है, सॉलिड टाइप का हो गया। और ये क्या हो गया, या पीछे सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंगल इंडेड स्नैप गेज। क्यों, क्योंकि इसमें जो है दोनों सिरा एक ही साइड है, गो और नो गो। आगे वाला गो होता है, पीछे वाला नो गो होता है, तो दोनों एक ही साइड है, उसमें दो साइड था, इसमें एक ही साइड है, इसीलिए सिंगल इंडेड कह देते हैं, क्योंकि एक ही सिरा है इसमें। और उस वाले में देख रहे हैं दो सिरा था। तो कैलिपर गेज कहिए, स्नैप कैलिपर गेज कहिए, सिंगल इंडेड स्नैप गेज कहिए, यह सब यही है, या जो मैंने आपको फिगर दिखा रखा है, इसका भी काम वही है जो उसका था मैंने बताया। ठीक है, फिर बारी आती है प्रोग्रेसिव गेज की। देखिए, प्रोग्रेसिव गेज कहिए चाहे प्लग गेज कहिए, हर बात समझ में, प्रोग्रेसिव गेज कहिए या प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहिए, उसकी बात कर रहा है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज आप लोग जानते होंगे, पहले मैंने बताया भी है किस टाइप से ना। इस प्रोग्रेसिव का मतलब इसमें भी जो होगा आपका वो एक ही साइड होगा, मतलब एक ये हो गया हिस्सा हमारा, पहला वाला गो होता है, दूसरा वाला नो गो। नो गो वाला छोटा होता है और गो वाला लंबा होता है, इस टाइप से। तो इसके बिग गो और नो गो एक ही साइड में होते हैं। प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज मतलब आंतरिक माप को चेक करता है, और प्रोग्रेसिव मतलब देख रहे हैं एक स्टेप दो स्टेप, मतलब एक ही साइड प्रोग्रेस करता हुआ बनता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए, और यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो है एक एक चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक ऑप्शन को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, जिससे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा उच्च नीच हो जाए, क्वेश्चन बदलने की भी कोशिश करें तब भी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बदल के क्या करेंगे, टॉपिक तो यही टच करेंगे, तो आप सारी चीजें जानते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, फिलर गेज का उद्देश्य क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलर गेज। यहाँ पर देखिए फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर मैंने आपको ले लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फिलर गेज होता क्या है। ठीक है, फिलर गेज इस टाइप से कई सारे ब्लेड, कई सारी पत्तियां होती है, ये हमारा 4 सेट में पाया जाता है फिलर गेज। ठीक है, 4 सेट में, कितने सेट में पाया जाता है, 4 सेट में पाया जाता है आपका। और ये जो एक एक ब्लेड होते हैं ना, इनमें जनरली 0.01 mm का डिफरेंस होता है, कि मतलब मान लीजिए अगर ये 0.05 mm मोटा है तो ये 0.05 सॉरी ये 0.04 है तो 0.05 होगा, 0.06 होगा, 0.07 होगा, मतलब उनकी मोटाई में जो डिफरेंस होता है वो 0.01 mm का होता है। हर एक ब्लेड एक दूसरे ब्लेड से 0.01 mm मोटी होती है, और जनरली इनकी जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है। लंबाई कितनी रहती है ब्लेड की, 100 mm रहती है। ठीक है, और इन्हीं ब्लेड की मदद से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई दो पार्ट है, ऐसे दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच का हमें क्या चेक करना है, गैप चेक करना है। एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया, दो पार्ट अगर एक दूसरे पर रखे हुए तो इनके बीच में हल्का फुल्का तो गैप होगा, बिल्कुल एकदम एक दूसरे में चिपक नहीं सकते। तो वही गैप कितना है, वही गैप चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। फिल का मतलब भर जाना, मतलब गैप में वो भर जाएगा। फिलर गेज, फिल का मतलब भर जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा कहां भर जाएगा, गैप में भर जाएगा, इसलिए यह गैप चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखिए कई सारी पत्तियां, तो इन पत्तियों को हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए 0.03 वाला डाला हमने, वो लूज हो रहा है, 0.04 का भी लूज हो रहा है, 0.05 वाला हल्का सा टाइट, 0.06 उसमें जाएगा ही नहीं, 0.06 नहीं जा रहा है, 0.05 वाला उसमें टाइट होके चला जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में गैप कितना है, 0.05 है। इस तरह से चेक किया जाता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पे हम 2 या 3 ब्लेड को एक में मिला करके भी उसमें डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर गैप ज्यादा हो तो फिर तीनों ब्लेड की मोटाई को जोड़ लिया जाएगा तो पता चल जाएगा इसके बीच में गैप कितना था। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना, यही काम होता है फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का नाम क्या है, यहाँ पे आपको गेज दिख रहा होगा, यह वाला आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये पूछ रखा है, वो मैंने अलग से लिया हुआ है, अभी बताऊंगा वो क्या चीज है। तो यह गेज कौन सा है, तो इसको तो जनरली सभी लोग जानते होंगे, कहीं कहीं पे 0 से 36 दिया रहता है, कहीं कहीं पे 0 से 40 दिया रहता है। यह इसका क्या होता है, मतलब जनरली यह माप ले सकता है, कहीं पे 0 से 36, 0 से 40 दिया होता है। ठीक है, जैसे जैसे गेज का मान बढ़ता है यह उतने ही कम साइज को मापता है, मतलब जो सबसे बड़ा होल होगा यह 0 गेज का होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह 40 का होगा। जैसे जैसे गेज का ना, अगर कोई कहे कि मुझे 18 गेज मतलब 0 गेज मोटी चाहिए, कोई सीट या कोई तार, अगर 0 गेज कह रहा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मोटा मांग रहा है। अगर वो 40 गेज का मांग रहा है मतलब वो सबसे पतला वाला मांग रहा है। जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ेगा मोटाई रियल में घटती जाएगी। ठीक है, जो 0 वाला गेज वाला होता है हमारा ना, यह लगभग 8 mm के बराबर होता है। किसके बराबर, 8 mm के। जबकि जो 40 वाला होता है, जो 40 गेज होता है हमारा 0.125 mm के बराबर होता है लगभग। ठीक है,
यहाँ पे पूछा इस गेज का नाम क्या है, तो यह जो हमारा गेज है यह है स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड वायर गेज, इसकी मदद से हम किसी सीट की मोटाई, इसमें सीट की मोटाई को भी माप सकते हैं, या नाम में लगाना स्टैंडर्ड वायर गेज मतलब वायर के व्यास को चेक करना, वायर के डायामीटर के, तार के डायामीटर को चेक करना। इसमें हम तार के डायामीटर को डाल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा तार किस डायामीटर का, जिस होल में बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा उसमें हम पढ़ लेंगे कि 18 गेज 20 गेज क्या लिखा है, 20 गेज लिखा होगा तो 20 गेज का है, 18 गेज लिखा होगा तो 18 गेज का है। ठीक है, उसके बाद ड्रिल गेज क्या होता है, तो किसी ड्रिल बिट, जो हमारी स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल बिट होती है ना, उनके सैंक का डायमीटर चेक करने के लिए ड्रिल गेज यूज किया जाता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह आपका ड्रिल गेज है। यह भी कुछ इसी टाइप से जैसे आपका स्टैंडर्ड वायर गेज था, इसमें भी हमारा देखिए यह नंबर सीरीज वाली आती है 1 से 80 नंबर तक, या फिर लेटर सीरीज वाला, यहाँ पे लेटर वाला ABCD लिखा हुआ है A से Z तक। ठीक है, तो A से Z तक लेटर सीरीज आता है या नंबर सीरीज आता है आपका 1 से लेकर 80 नंबर तक। तो इसमें क्या होता है, जो A वाला होता है वह सबसे छोटा होता है और जो Z वाला होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो A नंबर में B नंबर में ऐसे बढ़ता जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है उन्हें होल में डाल करके चेक करते हैं, जिस होल में उसका परफेक्ट डाया आ जाएगा तो हम इस पे पढ़ लेंगे, हम आप लिखी होती है कि इसका साइज क्या है। तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल का डाया चेक करने के लिए हमारा ड्रिल गेज यूज किया जाता है। सेंटर गेज, तो यह क्या होता है हमारा, यह चेक करता है, यह देखिए कुछ इस आकृति का होगा, एक साइड ऐसे कोनिकल बना होगा और एक साइड इसमें अंदर को बना होगा। थोड़ा फिगर सही नहीं बन पा रहा होगा, दोनों में ये जनरली कितने वाला रहता है, 60 डिग्री का रहता है। कितने का रहता है खाचा, 60 डिग्री का होता है। और जो साइड में हमारा होता है ना, ठीक, साइड में जो होता है हमारा 55 डिग्री और 47.5 का, मान लीजिए यह वाला होगा 47.5 डिग्री का, तो यह वाला हमारा 55 डिग्री का होगा। तो इस तरह से होता है, या सेंटर गेज होता है। इसका यूज होता है जो थ्रेड काटने वाले टूल होते हैं, जैसे जो लेथ मशीन पे सिंगल थ्रेड कटिंग टूल यूज किया जाता है, तो जो थ्रेड काटने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं उनके कोड को चेक करने के लिए सेंटर गेज यूज किया जाता है। या फिर लेथ मशीन में जो सेंटर लगा होता है, लेथ मशीन में सेंटर इस टाइप से होते हैं ना भाई, आप लोग सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपने सेंटर पढ़ा होगा। तो सेंटर हमारा इस टाइप से दो भाग में होता है, एक सैंक होता है टेपर सैंक और आगे सेंटर होता है। इसका एंगल जनरली 60 डिग्री वाला यूज किया जाता है, होता तो 60 75 90 तीनों है, पर जनरली 60 डिग्री वाला यूज किया जाता है। तो जो हमारा लेथ पे सेंटर होता है जो 60 डिग्री वाला, उसको भी हम इसके अंदर कोने में डाल करके चेक कर सकते हैं कि वो सेंटर का जो आगे का कोनिकल भाग है वो सही है या नहीं है। या फिर थ्रेडिंग टूल, जो थ्रेड काटने वाले टूल होते हैं उनके एंगल को चेक किया जा सकता है। अगर 55 डिग्री वाला है तो 55 वाले को इसमें चेक करेंगे, 47.5 को इसमें चेक करेंगे। और जैसे एकमी थ्रेड है 29 डिग्री होता है, तो उसके लिए स्पेशली 29 डिग्री वाला भी खांचा बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज के बारे में हमने अभी इसके पीछे पढ़ा था कि किसी भी जॉब की आकृति को चेक करने के लिए उसी आकार का प्रोफाइल गेज बना दिया जाता है और वो जॉब के शेप की आकृति की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? भाई बाहरी व्यास की बात कर रहा है ना, किसी भी जॉब के, मतलब कोई बेलनाकार जॉब है उसका डायमीटर चेक करेगा, बाहरी व्यास चेक करेगा, यह हो गया इसका बाहरी व्यास चेक करना है। और होल का आंतरिक व्यास चेक करने के लिए अलग होता है, बाहरी व्यास के लिए अलग होता है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ कि बाहरी व्यास मतलब जैसे अंगूठी होती है, रिंग अंगूठी, अंगूठी उंगली के ऊपर पहनी जाती है, तो ऊपर पहनेंगे तो बाहरी सरफेस पे पहनी जाएगी तो बाहरी व्यास चेक करेगा। और प्लग सॉकेट के अंदर जाता है इसीलिए वह अंदर का व्यास चेक करेगा। जिसमें रिंग लग जाए वो बाहरी के लिए, जिसमें प्लग लग जाए वो अंदर के लिए। तो देखिए बाहरी व्यास की बात कर रहा है तो प्लग वाला, जैसे इसमें प्लग है तो प्लग वाला पहले ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए प्लग लगा हुआ है, यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा दो ऑप्शन, प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज। तो देखिए बाहरी व्यास, टेपर ऊपर का नाम तो ले नहीं रहा, अगर बाहरी टेपर चेक करना होता तो टेपर रिंग गेज हो जाता, लेकिन ये सिर्फ बाहरी व्यास की बात कर रहा है, नॉर्मल व्यास की बात कर रहा है, तो फिर प्लेन रिंग गेज आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर वही बाहरी टेपर की बात करता तो टेपर रिंग गेज सही हो जाता, अगर वही आंतरिक व्यास की बात करता तो प्लग गेज सही हो जाता। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और प्लग गेज दोनों का काम वही है, आंतरिक व्यास को चेक करना। बस फर्क ये होगा कि इसमें दोनों, मैंने बताया था ना कि ऐसे होगा, गो और नो गो दो दिशाओं में बने होंगे। एक में क्या होगा, गो और नो गो दो दिशाओं में बने होंगे। प्रोग्रेसिव वाले में क्या होगा, गो और नो गो दोनों सेम दिशा में बना होगा, बस ये फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? दरअसल क्या होता है ना कि हम लोग जो स्लिप गेज होता है उसको यूज करने के लिए कभी कभी क्या होता है 2 या 3 या 4 स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो जो जोड़ते हैं हम स्लिप गेजों को एक दूसरे के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं रिंगिंग प्रोसेस, जो ऑप्शन डी है आपका, रिंगिंग प्रोसेस। ठीक है, 2 स्लिप गेज को लेंगे, एक दूसरे के पहले क्रॉस में रखते हैं। ठीक है, दोनों स्लिप गेज एक दूसरे क्रॉस में रखा, फिर उसे घुमा करके एक सीध में किया, फिर आगे को ले गए, फिर वापस घुमा करके पीछे ले आते हैं और बिल्कुल एक दूसरे सीध में रख देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दोनों स्लिप गेज के बीच में जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो वायु थी वह हट जाती है और वहां पे क्या वैक्यूम जनरेट हो जाता है, जिससे कि वो दोनों स्लिप गेज आपस में चिपक जाती है, वहां पे वायु का संपर्क नहीं रहता है। ठीक है, वायु हट जाती है और वो दोनों वैक्यूम की वजह से आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं आप लोग स्लिप गेज काफी एक्यूरेसी में बनाया जाता है, काफी एक्यूरेट फिनिशिंग में बनाया जाता है। तो स्लिप गेज के एक दूसरे से जो जोड़ा जाता है, 2 या 3 4 जिनको भी जो स्लिप गेज एक दूसरे से जोड़े जाते हैं उसको रिंगिंग प्रोसेस जो बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि मान लीजिए आप 3-4 स्लिप गेज जोड़ रहे हो, एक स्लिप गेज इतना लंबा है, एक इससे भी लंबा है, एक इससे भी लंबा है, तो जोड़ते समय किसको शुरू करें? सबसे छोटे वाले से बड़े वाले को, फिर बड़े वाले को जोड़े, या सबसे बड़े से छोटे फिर छोटे वाले को जोड़े? ये भी चीज क्वेश्चन में पूछता है। तो हमेशा रिंगिंग प्रोसेस बड़े वाले से शुरू किया जाता है, मतलब पहले सबसे बड़ा वाला लेंगे, उसके साथ उससे जस्ट छोटा वाला जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला जोड़ेंगे। मतलब रिंगिंग प्रोसेस करते समय हमेशा बड़े वाले स्लिप गेज से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ग्लेजिंग, लोडिंग या पिनिंग क्या है। तो जो ये पिनिंग है आपका, ये फाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइल से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये जो दोनों है ग्लेजिंग और लोडिंग, ये ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। 2 मिनट लगेगा, हल्का सा देखिए समझ में आ जाएगा। पिनिंग क्या होता है? तो जब फाइल के द्वारा हम किसी जॉब की फाइलिंग कर रहे होते हैं, कोई भी जॉब है उसका फाइल के द्वारा जब फाइलिंग करेंगे तो जॉब के जो बुरादा निकलते हैं, जो कड़ निकलते हैं, जॉब के जो मेटल कटते हैं बुरादा के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, वह क्या होता है? वो फाइल के दांतों में भर जाता है। तो जब जॉब के जो कट रहे मटेरियल है उसके बुरादे जब फाइल में भर जाते हैं और फाइल तब सही से कटिंग नहीं कर पाएगा, और जहां सरफेस पे कटिंग करेगा तो वो दाने रगड़ खाएंगे और स्क्रैच मारेंगे। तो आप कह सकते हो कि जॉब के जो कटे हुए कड़ है, जो बुरादा है, जब फाइल के दांतों में भर जाता है तो उसी को पिनिंग ऑफ फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिनिंग ऑफ फाइल। क्लियर? और वही चीज है आपका लोडिंग। बस फर्क क्या है कि इसमें जॉब का बुरादा फाइल के दांतों में भर गया तो उसे पिनिंग बोला हमने, और जब जॉब का बुरादा ग्राइंडिंग के व्हील में भर जाए, भाई हम ग्राइंडिंग पे जॉब को रगड़ते हैं ना, तो जॉब से भी जो हमारा ग्राइंडिंग भी होता है वो क्या करता है? बुरादा के रूप में जॉब को काटता है, घिसता है। तो अगर जॉब का बुरादा जो है, जो पार्टिकल है, वो ग्राइंडिंग व्हील में अगर भर जाए, उनके कड़ों के बीच में भर जाए, तो उसे लोडिंग बोला जाएगा। सेम कहानी है लोडिंग और पिनिंग का। ठीक है, बस फर्क ये है कि अगर फाइल में बुरादा भर रहा है तो पिनिंग, और अगर वही जॉब का बुरादा ग्राइंडिंग व्हील में भर रहा है तो लोडिंग। अब ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग क्या होता है? तो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, मैंने आप पहले भी बताया हुआ है, हालांकि जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए होंगे उन्हें तो बिल्कुल समझ में आएगा, मुझे नहीं लग रहा उन्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में सब बता रखा है कि कैसे ग्राइंडिंग व्हील में पार्टिकल होते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन करने में तभी मजा आएगा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा है। अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, अच्छे से तैयारी नहीं है, तो आप लोग एक बार प्ले स्टोर से जो है ग्लोबल IT का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्योंकि यार ITI सिर्फ आपको पास नहीं करना है। ITI पास करना तो आसान है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के पास हो जाओ, लेकिन आपको आगे भविष्य में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है और आपको गवर्नमेंट जॉब लेना भी है। ठीक है, क्योंकि यार आप मेहनत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो उसका कुछ फायदा निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्लेजिंग में क्या होगा, जो अब्रेसिव पार्टिकल हो गया हमारा, ग्राइंडिंग में ऐसे ही कई सारे अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एक एक पार्टिकल जब घिस जाता है, मान लीजिए ऊपर वाला कड़ घिस गया तो क्या होगा, यह कड़ टूट करके बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद जब कड़ टूट जाएगा आपका, यह जो ऊपर वाला कड़ आपका टूट जाएगा तो नीचे से नया कड़ आ जाएगा और फिर यह आपका घिसना शुरू कर देगा। इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील जितना भी छोटा होता जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा जैसा नए पे घिसाई कर रहा था वैसे ही छोटे पे भी घिसाई करता है, बार बार नए नए पार्टिकल आते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे कड़ घिस जाते हैं, ऊपर वाले कड़ घिस जाते हैं और वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब स्थान नहीं छोड़ेंगे तो सही से ग्राइंडिंग व्हील कटाई नहीं कर पाएगा और उसकी सतह कैसी हो जाएगी, चमकदार होकर चमकने लगती है। मतलब जब ग्राइंडिंग व्हील के कड़ घिस जाए और वो अपना स्थान ना छोड़े, स्थान नहीं छोड़ेंगे तो नया वाला कड़ बाहर आएगा नहीं। तो ग्राइंडिंग व्हील के व्हील जब घिस जाए, उनके पार्टिकल घिस जाए और वो अपना स्थान ना छोड़े तो वह सतह क्या होगी, बिल्कुल चमकदार दिखाई देने लगेगी, क्योंकि वो घिस गया है तो चमकने लगेगा। भाई घिसने के बाद कोई भी चीज चमकने लगती है। तो जब ग्राइंडिंग के
व्हील के पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और सतह जो होती है चमकदार दिखाई देने लगती है, उस प्रोसेस को ग्लेजिंग बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ग्लेजिंग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की, थोड़ा सा लंबा हुआ होगा लेकिन क्लियर हुआ होगा कि ग्लेजिंग क्या है, लोडिंग क्या है, पिनिंग क्या है। तो हम लोग इसके साथ साथ पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? देखिए, साइन बार बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। क्या? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। हार्डेंड स्टील कभी कभी बोल देता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील बोल देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद रख लेना। साइन बार होता क्या है, तो आपको साइड में फिगर दिख रहा होगा, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ कि साइन बार आपका कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो देखिए साइन बार का काम क्या होता है। देखिए साइन बार में 2 रोलर लगे होते हैं और किसी में 3, किसी में 5 ऐसे होल भी बने होते हैं। इस होल से क्या फायदा होता है? एक तो साइन बार हल्का हो जाता है, दूसरा इन्हीं होल की मदद से हम क्लैंप लगा करके जॉब को इसके ऊपर पकड़ सकते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए भी यह होल हमारा काम में आता है, मतलब क्लैंपिंग करने के लिए भी यह होल हमारा, किसी में 3 होता है, किसी में 5 होल होते हैं। दूसरी चीज कि जो जॉब हमारा है ना, सॉरी जो साइन बार है हमारा, तो साइन बार का लंबाई कहां से कहां तक लिया जाएगा कि यह साइन बार कितना लंबा है। तो साइन बार की जो लंबाई ली जाती है, इसमें देख रहे हैं एक रोलर यहां पर है और एक रोलर यहां पर है। तो दोनों रोलर का सेंटर कैसे निकलेगा आप लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे सेंटर हो गया इसका, ऐसे इस पे भी यहाँ और यहाँ इसका यह सेंटर। तो साइन बार के दोनों रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, वही साइन बार की क्या होती है? लंबाई होती है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और एक चीज और कि साइन बार के द्वारा हम कितने डिग्री तक का कोण को माप सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी में माप सकते हैं बोला जाए, या मिनिमम कितना कोण माप सकते हैं। तो साइन बार के द्वारा मिनिमम 1 मिनट तक के कोण को मापा जा सकता है, या 1 मिनट तक के टेपर को चेक किया जा सकता है। साइन बार का काम क्या है? टेपर को चेक करना है। टेपर मतलब कोण ही तो हो गया, एक एंगल ही तो हो गया भाई। कोई चीज सीधी है, यह टेपर हो गया, टेपर का मतलब एंगल से ही तो मतलब हो गया। तो साइन बार के द्वारा मिनिमम कम से कम कितना टेपर को चेक किया जा सकता है, कितने कोण को मापा जा सकता है? तो 1 मिनट तक के। अधिकतम कितना माप सकते हैं? 45 डिग्री। दोनों चीज आपको ध्यान रखना। यह मिनिमम हो गया, मिनिमम 1 मिनट तक के कोण को या टेपर को चेक किया जा सकता है। अधिकतम 45 डिग्री के कोण को या टेपर को चेक किया जा सकता है। इन चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? देखिए अब ये पीछे वाली चीज आ गई। हमने अभी आपको बताया ना कि साइन बार की जो लंबाई है या उसका साइज कैसे लिया जाएगा। तो साइन बार में जो दोनों रोलर थे, दोनों रोलर के सेंटर की जो बीच की दूरी होती है, वो साइन बार की लंबाई होती है। वही चीज है। तो यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन जरूर दिया होगा, रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी कोई मतलब नहीं है, रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, यही था ना, रोलर के केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज़ कि भाई वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।